नमस्कार। हाजिर हूँ गणित ज्ञान गंगा के क्रम में अगली कक्षा को लेकर के। यह प्रयास की जा रही है, किया जा रहा है कि गणित का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध रूप से हो सके। उसी क्रम में पिछली कक्षाओं में अपन ने अंक ज्ञान, संख्या ज्ञान, स्थानीय मान का विधिवत और संक्षिप्त विधियों के माध्यम से उसको अपन ने समझ लिया है। यहाँ पर एक विषय निकल करके यह आता है कि यह सारी चीजें या ये सारे जो बिंदु हैं वह सामान्यतः प्रत्येक जगह अध्यापन करवाए जाते हैं। तो फिर यहां पर इसकी अपन क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी का जो गणित अध्ययन है उसके अंदर उसका पार्श्व यानी पीछे का अध्ययन बहुत ही महत्व रखता है। बिना पूर्व के अध्ययन से किसी भी गणित की कक्षा को सुदृढ़ या गणित अध्ययन को श्रेष्ठ तक पहुंचाना संभव नहीं है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे किसी विषय में हमने पूर्व कक्षा में कुछ अलग विषय या इकाई को हमने पढ़ा है और अगली कक्षा में हमने अलग विषय का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन गणित के ये जो स्तंभ हैं या गणित के ये जो तथ्य हैं या जो भी अपन ने ये अध्ययन का एक क्रम बनाया है, यह क्रम परस्पर अन्योन्य आश्रित है। एक क्रम के बिना दूसरे के क्रम को ठीक से समझ पाना और एक कक्षा के अध्ययन के बिना अगली कक्षा को समझ पाना यह बहुत ही कठिन या दुस्तर साबित होता है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि प्रारंभिक गणित से, यानी सामान्यतः हमें गणित एकदम सरल दिखती है, प्रतीत होती है गणित एकदम सरल है, पर वास्तव में देखा जाए तो यह सरल नहीं है। यहां पर गणित ये कहती है कि मेरे को पढ़ने में या मेरे को अध्ययन करने में आपको 100% एकाग्रता देनी होगी। यानी गणित पढ़ने का जो मूल्य है वह है हमारी एकाग्रता। तो गणित हमें सरल प्रतीत होती, दिखती सरल है, पर वास्तव में यह अब ऐसा है। दूसरे स्टेप में अपन जाएंगे, गणित हमको समझने में बहुत कठिन लगती है, लेकिन वास्तव में यह है नहीं। क्योंकि गणित क्या कहती है, यदि मुझे समझना है तो मेरे प्रत्येक चरण को समझना, प्रत्येक स्टेप को समझना। तो जब हम प्रत्येक स्टेप को समझेंगे तो यह हमारे दिमाग में एक आकार, एक प्रकार का एक क्रिया यह शुरू होती है और यही क्रिया हमारे बौद्धिक स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का एक माध्यम बनती है। तो इसी क्रम में अगली कक्षा में मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रियाएं यह अगर हम समझें तो यह गणित की एक प्रकार से एक क्रिया है, यह गणित की गति है। इन के माध्यम से गणित है वह गति करती है। तो इसको समझने में गणित की गति में 4 संक्रियाएं हमारे सामने सामान्यतः आती है, जिसमें सबसे प्रथम जो होती है वह है योग संक्रिया। उसके बाद व्यवकलन संक्रिया, सामान्यतः उसको घटाव भी हम कहते हैं। तीसरी जो संक्रिया आती है वह गुणन संक्रिया, जिसको सामान्य स्थिति में अपन गुणा कहते हैं। और चौथी और अंतिम जो संक्रिया है वह है विभाजन या भाग संक्रिया। ये 4 संक्रिया है और गणित है
वह हमारे जीवन के उद्देश्यों को भी निर्धारित करती है। इस संक्रिया के माध्यम से अपन गणित समझ सकते हैं, अपने जीवन का गणित भी समझा जा सकता है। पहला स्टेप क्या कह रहा है? योग, अर्थात अपने कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा आप योग करिए, अर्थात जोड़िए। दूसरा बिंदु आता है व्यवकलन। व्यवकलन क्या कहता है कि जब हम योग करते हैं, जब जोड़ते हैं, तब हमें यह ध्यान नहीं रहता है कि हमने क्या जोड़ा, क्या जोड़ना चाहिए था और क्या नहीं जोड़ा। तो दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो आपने जोड़ा है उसमें देख लीजिए कि कहीं कोई इस प्रकार का तो नहीं जोड़ दिया है जो आपके लिए ठीक ना हो। तो दूसरा जो स्टेप है या दूसरी संक्रिया को हमें कहती है अपने जीवन में कि उसको आप हटाइए जो हमारे लिए ठीक नहीं। गुणन प्रक्रिया, जब आपने अपनी जो क्षमता आपने विकसित कर ली, उसके बाद उसकी गति को इतना तीव्र कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक तक इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। और अंतिम प्रक्रिया क्या कह रही है हमें कि जीवन में हमने जो भी ग्रहण किया अपने अनुभव से, वो इसी संसार में और इसी समाज में अब बांट दीजिए। तो ये न सिर्फ गणित में बल्कि हमारे जीवन के लिए भी है, उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित के अंदर हमारी पहली संक्रिया योग संक्रिया। तो क्रम से अपन एक एक संक्रिया को यहां समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में मैं एक ही संक्रिया यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वह है योग संक्रिया। योग संक्रिया जब हम प्रारंभिक स्तर पर बालकों को सिखाते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर केवल और केवल ऑब्जेक्ट या वस्तुओं से ही इनको योग सिखाया जा सकता है। जैसे हमने बालक को एक हाथ में 3 कंकड़ लिए, एक हाथ में अपन ने 2 कंकड़ लिए, फिर उसको मिलाने के लिए कहेंगे कि इन दोनों को इकट्ठा करना, एक ही हाथ में लाना है। और जब उसको अपन बताएंगे कि एक हाथ में ये कितने हैं, तो वह गिन करके बताता है कि हमारे पास कुल इतने कंकड़ हैं। यह किसी भी छोटे से छोटे बालक, अबोध बालक के योग संक्रिया को प्रारंभ करने की यह प्रारंभिक स्थिति है। और यह ध्यान रखना है कि जब हमारे सामने जो बालक होता है वह बिल्कुल ही एकदम सौम्य होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कठोरता का उपयोग अपने को नहीं करना है। यद्यपि वह गलतियां भी करता है तो उन गलतियों को सुधारने की दृष्टि से ही उसके साथ अपने को व्यवहार करना है। तो यह प्रारंभिक स्तर होता है। तो उसी क्रम में शुरुआत में हम उसको योग की क्रियात्मक विधि से योग उसको अपने हम सिखाते हैं। उसके बाद जब बालक इस प्रकार से सामान्य गणना सीख जाता है, जब हमारे सामने यह तीसरी चौथी के कक्षा के स्तर का बालक जब आता है, तो उस समय हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि जो हमारे अंक हैं, इन अंकों का परस्पर योग अपने को सिखाना है, याद करवाना, मौखिक याद करवाना है। ये दुनिया में कितना भी बड़ी कोई भी योग होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का योग होगा, हम आगे जाकर के अन्य योग संक्रिया या अन्य प्रकार की संख्या के बारे में, क्योंकि अभी हमने केवल हम सामान्य कक्षा ले रहे हैं, लेकिन आगे की कक्षा में हम जाएंगे, उस समय भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इस प्रकार से विभिन्न रूपों में एक ही संक्रिया हमें सीखनी पड़ेगी। तो इन सभी संक्रियाओं के लिए सबसे मूल चीज है इन 9 अंकों का योग। आप बालक को बार बार अभ्यास करवाइए, जैसे उसको कंठस्थ हो देना चाहिए। 1 और 2 कितना होता है? 3। 1 3 कितना होता है? 4। 1 4 कितना होता है? 5। 1 5 कितना होता है? 6। 1 6 कितना होता है? 7। इसी क्रम में से 2 और 3 कितना होता है? 5। 2 और 4 कितना होता है? 6। 2 और 5 कितना होता है? 7। 2 और 7 कितना होता है? 9। 8 और 9 कितना होता है? 17। इस क्रम में हमको इसकी मौखिक योग अपने को करवा देना, यह हमारे लिए बहुत ही, और उस बालक के लिए, उस अभ्यर्थी के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यह
इन ये 9-10 अंकों का जो योग है वो उसकी गणित को एक गति यानी तीव्रता देने वाला होता है। तो मेरा निवेदन है, जो भी प्रारंभिक या तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में जो अध्यापन करवाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि बालक को सर्वप्रथम केवल इतने ही अंकों का योग अच्छी तरीके से कंठस्थ करवाइए। मैं आगे जाके स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होंगे। तो इतना क्रम हो जाने के बाद अब यहाँ पर कुछ विधियां हमारे सामने, आपके सामने दृष्टिगोचर हो रही हैं और इन विधियों के बारे में मैं एक एक करके आपके सामने वर्णन करता हूं। अब ये सारी विधियां क्यों, तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के बालक और भिन्न भिन्न स्थानों से हमारे सामने बालक होते हैं। तो अगर इनमें से हम किसी भी एक तरीके से उस बालक के अंदर इस क्रिया को अच्छी तरीके से अगर प्रतिस्थापित कर लेते हैं या उसके अंदर उसके मस्तिष्क को उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं तो यह उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सबसे पहले हमारे सामने यहां पर आता है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने दो संख्याएं ले ली, जैसे एक संख्या अपन ने ले ली 37 और एक संख्या इसके साथ अपने को जोड़, जैसे 37 में 42 जोड़ने के लिए मैं 42 जोड़ी है या 42 की जोड़ी कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या को जैसे 37 लिख दिया अपन ने और इसके नीचे जो इकाई है, जैसे यहाँ 7 इकाई है तो इसके नीचे इकाई लिखेंगे, दाही के नीचे दाही लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिखना सिखाएंगे। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि यह स्तंभ विधि इस प्रकार से हो गई। अब स्तंभ विधि में जैसे मैंने कहा आपको शुरुआत में, इन अंकों का जोड़ आपने अगर किसी बालक को सिखा रखा है तो उसको यहाँ उत्तर लिखने में जरा भी समय नहीं लगेगा, वो सीधा उत्तर लिख के आपके पास आ जाएगा क्योंकि उसको इन दोनों अंकों का याद है। ठीक है, जैसे 7 और 2 पहले से उसको याद है, 9 तुरंत लिख देगा, 3 और 4 क्योंकि उसको ये अंकों का याद है, तुरंत लिख देगा, कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से अपन 3 अंकों की एक संख्या यहां पर ले लेते हैं, जैसे 478, 200 ने 203। अभी मैं इस प्रकार से सामान्य योग ही अभिव्यक्त कर रहा हूं। जैसे 8 और 3, 8 और 1 ले लेते हैं, 201 ले लेते हैं। 8 और 1 हो गया, अपने को पहले से ही पता है 8 और 1 9 होता है। 7 में 0 जोड़ेंगे तो वही 7 ही होता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम संख्याओं को, जिस संख्या में दूसरी संख्या जोड़नी है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं तो वह स्तंभ विधि, उसको अपन संज्ञा देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है उसे कहते हैं विस्तार विधि। और विस्तार विधि में क्या कैसे समझाना है, तो वह मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताया है कि जहां ये विस्तार विधि है उसमें स्थानीय मान का बहुत बड़ा भूमिका हो जाएगी। जैसे इसी उदाहरण को हम पुनः ले लेते हैं, जैसे इसका 37 का जो विस्तारित रूप होता है वह 30 + 7 होता है और इसका विस्तारित रूप होता है 40 + 2 होता है। तो इस तरीके से यह हो गया अपने 70 + 2 और इस प्रकार से यह हमारे सामने इस प्रकार से हम उसको जोड़ना सिखा देते हैं। और यहां पर एक दूसरा विषय भी आता है, जैसे ये ठीक इसी प्रकार का है, जहां ये 3 है वो वास्तव में 30 है, ये 4 है वो वास्तव में 40 है और 30 और 40 हो गया 70, 7 और 2 70 और 9 79 हमारे सामने उत्तर निकल करके आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां अपन देखते हैं तो 4 का स्थानीय मान 400, 7 का 70 और 8 इकाई है इसलिए इकाई रहेगा, 2 का 200, 0 का 0 ही रहेगा और इसका 1 रहेगा। इस तरीके से ये हो गया हमारे सामने 600। किसी भी में 0 अगर अपन योग करते हैं तो उसको वही संख्या 70 वापस आएगा,
ये हो गया 9, और इन सबको अगर मान लीजिए विस्तार का हम वापस पुनः एकत्रीकरण कर देते हैं तो ये हमारे सामने इस प्रकार से संख्या यहाँ प्राप्त हो जाती है। ये आगे हमारे सामने दूसरी जो विधि है वह आती है विस्तार विधि। अब यहां से आगे की ओर हम यात्रा करेंगे। ये तरीके और मेथड गणित में किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे सामने जिस प्रकार का बालक हो उसके अनुसार इस मेथडों का उपयोग हमें लेना चाहिए, या जिस मेथड में हमको ज्यादा रुचि है उस मेथड से हमें सीखना चाहिए। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अगला जो है वह है शून्यांक निकट विधि। ये शून्यांक निकट विधि क्या कहलाती है उसको पहले समझ लीजिए। जैसे यहां से अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर सबसे प्रथम जो संख्या इकाई में जैसे शून्य के अलावा और कोई अंक है तो उसको, जैसे यहाँ 34 है तो 34 में अपन 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 40। फिर यहाँ पर ये पहले से संख्या शून्यांक है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 70 और 40 तो सीधा अपन अंकों के हिसाब से 7 और 4 11 और दाई के स्थान पे इसकी एक शून्य, तो इस हिसाब से इसका उत्तर यहाँ हमारे सामने आ जाता है 110। अब 110 में अपन ने यहाँ पर 6 जोड़े थे, इसको वापस अपन 10 में से 6 घटा लेंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाता है 104। तो यह मानसिक विधि हमारे सामने कहलाती है। एक और उदाहरण अपन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी अपने को संख्या इस प्रकार से जोड़ने की आ गई, से 98 में अपने को कहा कि 46 अपने को जोड़ने, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ध्यान में आता है कि जैसे ही अपन यहाँ पर +2 करेंगे यह संख्या हो जाएगी 100, और ये 2 अपन यहीं से ले लेंगे तो ये हो गई आपके 2 कम। 1 सेकंड में यह उत्तर हमारे सामने जोड़ करके आ जाएगा 144। तो यह जो विधि हमारे सामने है वह कहलाती है शून्यांक निकट विधि, यानी संख्या को शून्य के निकट ले जा करके आसानी से उसको बड़ी मानसिक रूप से इसको योग कर देना। इस योग के लिए हमको मानसिक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ही यह हमारे लिए ठीक रूप से काम कर पाएगी। अगले क्रम में अगली योग विधि में हमारे सामने आता है बाएं से दाएं और योग। एक उदाहरण ले लेते हैं। 4 2 6 3 3 2। इस तरीके से हमने को यहां पर ये कह रहा है कि बाएं से, अर्थात हमको यहां से इधर की ओर योग यहां पर करना है। तो यहां पर अपने को ये देखना है कि सबसे पहले यहां देखते हैं, यह 4 है यह 3 है, तो इसका योग हो गया 4 और 3 7, और कौन से स्थान पर है तो यह सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसको अपन 700 समझेंगे, लेकिन योगफल में हम इसको 7 लिखेंगे। वही बात फिर वो 2 शून्य कहाँ आएंगे तो वो यहाँ मिले हुए रहेंगे। उसी प्रकार 3 और 2 हमने को पहले ही पता है 5 होते हैं, या जिसने अभ्यास कर रखा है उसको ध्यान में आ जाएंगे 5 होते हैं तुरंत लिख देगा। 6 और 2 यहाँ पर 8 होते हैं। तो इस तरीके से यह बाएं से दाएं की और स्तंभ विधि स्तंभ के रूप में भी यहाँ पर आता है। अगली स्थिति में हमारे सामने एक और उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे 2836, यहां पर लेते हैं 3496। अगर इस प्रकार की कोई 2 संख्या है और इसका यदि हमें योग करना है तो उस स्थिति में योग कैसे करेंगे, यहां पर अपने को देखना है कि जैसे आगे से ये जो स्थान है उसके पूर्व जो स्थान है उसको देख लेना है। तो ये जो स्थान है उसका जो योग है वह 9 से अधिक आने का है। यदि 8 और 4 जोड़ेंगे तो वह कितना होता है 12 होता है, जो अधिक हो रहा है। तो जो अधिक हो रहा है इसकी गणना हम पहले ही कर लेते हैं। उसको सामान्यतः अपन कैरी भी कहते हैं, हासिल भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बाएं से दाएं की ओर भी यह योग संभव है। जैसे ये 3 और 3 हो गया 6, यहाँ अपने को पहले से ही पता है 2 हो जाएंगे। यहाँ अपने को यहाँ पहले से पता है 3 और 9, ये फिर ज्यादा हो रहा है, उसको भी एक कैरी अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी देखेंगे, यहाँ भी देखना है कि पूर्व जो
बाद का जो स्थान है वह यदि 9 से अधिक हो रहा है, उसका जो एक तेरी है वह पहले से ही उसको स्थान में जोड़ करके उसको अपन पूर्ण कर लेते हैं। जैसे 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13, यानी ये हो गया। उसी प्रकार से 9 और 3 यहाँ पर 12 होता है, और एक वो जो केरी आने वाली है उसके हिसाब से 13 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। एक अपन ने पहले से ही भेज दिया है, यहाँ पर भी एक अपन ने पहले से ही यहाँ अपने को भेज देना पड़ेगा। तो ये पहले ही अपन ने भेज दिया है। इस प्रकार से ये हमारे सामने योग हो गया बाएं से दाएं की ओर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने दो स्थिति और लिखी हुई है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे स्तंभ यहाँ पे भी लिखी है, स्तंभ यहाँ पे लिखी। ये जो स्तंभ थी वह मैंने समझाने के लिए, जब संख्या को अपन एक खड़े स्तंभ की तरह लिखते हैं तो वह स्तंभ विधि होती है। यह स्तंभ विधि मैंने 2 या 2 से अधिक संख्याएं हमारे सामने है, अगर इस प्रकार से कोई संख्याएं योग करने के लिए हमारे सामने आती है। इस प्रकार से हमारे सामने 1 2 और ये 3 संख्या है। अब यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसको अपन पंक्ति की तरह लिखा हुआ है, और इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। पहले स्तर की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपने को इसको 3 4 6 7 स्पष्ट लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। इकाई के नीचे इकाई, सैकड़े के नीचे दाही के नीचे दाही, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और 1000 के नीचे 1000 लिखना है। अब यहाँ पर अपन यहाँ योग कर रहे हैं, तो जैसे ही अपने को ध्यान में आ रहा है कि 7 और 4, यहाँ ऑलरेडी ध्यान में आ जाता है कि 7 और 4 11 होता है। 11 में 2 जुड़ते हैं तो वह हो गया 13। जो हासिल होती है उसको अपन आगे की ओर बढ़ा देते हैं, अगले स्थान की ओर। यहाँ पर फिर समझा देना है कि ये जो 1 गया वो 1 नहीं हो गया, वो जब जैसे इसको अपन ने जोड़ा तो 7 4 और 2 जब ये जोड़ते हैं अपन तो यह 10 से ऊपर हो जाता है, तो यह जैसे 13 हो गया। तो 13 में से ये जो 10 है वो घटा रहे, वो यहाँ जा रहा है। तो यह अपने को यह बताना है कि जो हासिल है वो अगले स्थान की वैल्यू लेकर के जाती है। ध्यान देना, इकाई में से जो हासिल है वो उसके आगे जो दहाई है तो वो जो जाएगी वह 10 के रूप में यहाँ जाएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये 7 हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं कि ये सैकड़े का स्थान आता है। 3 और 4 पहले से ही पता है, 7 और 8 उसको पहले से ही पता है 15, तो ये हो गया 15। और जो 1 है वह सैकड़ा पहले से हो गया और वो सैकड़े के स्थान पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सामने ये योगफल यहाँ हम याद कर सकते हैं। तो यह स्तंभ विधि भी इस प्रकार से होती है, तो इसे अपन इस प्रकार कहते हैं। अब इसी विधि को पंक्ति विधि के रूप में भी यहाँ पर अपन अभिकलन कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा एकाग्रता रखनी है। यहाँ हमारा मस्तिष्क और मन पूर्ण रूप से एकाग्र होना चाहिए। अन्य विचार या अन्य कार्य करते हुए इस प्रकार के कार्य को करना थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर अपने को ये याद मन में याद रखना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो काम इकाई के साथ करेंगे। शुरुआत में इकाई इकाई इकाई, तो 7 4 11 हो गए, 11 और 2 13, और 13 का ये हो गया 3। तो जो हासिल आ गई वह अपन यहाँ पर इसी में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अपने को दाही दाही और दाही में जाना है। अब ये 7 हो गए हैं, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहते हैं, उसमें भी अपन 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहते हैं, तो दाही हो गई 7। अब यहां से अपने को सैकड़ा 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 लेना है, यानी 100 लेने हैं। 100 के स्थान पर कौन बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है। पूर्व हमने पढ़ रखा है, ये 400 है, ये 300 यानी 700, 700 और ये हो गया 800 1500, तो 1500 हुए। तो यहाँ स्थान एक ही है तो इसमें 500 यहाँ आ गए। 1000 जो बचे वो 1000 के स्थान पर चले गए, तो 3 और 1 4, और जो यहाँ का जो था वह 1 मिलकर के संख्या हो गई 5। तो इस तरीके से जो हम इकाई में इकाई दाही में दाही इस क्रम से जब हम पंक्ति की तरह योग करते हुए जाते हैं तो
उसे हम पंक्ति विधि कहते हैं। यह जब 7वीं 8वीं में जब भैया जाता है और उस समय वहां पर जब आता है कि वहां पर बिंदु आता है पंक्ति विधि, और जब मैंने क्लास में भैया बहनों को पूछा कि पंक्ति विधि क्या है, तो कक्षा एकदम असमंजस में पड़ गई। कारण कि योगफल में यही लिखना और इसी प्रकार से योग करना बालक के ध्यान में होता है। लेकिन जब हम बीजीय पदों में योगफल पढ़ेंगे या अपरिमेय संख्याओं के अंदर इस प्रकार का योग करना पड़ता है, तो उस समय वहां पंक्ति विधि से भी संख्याओं का योगफल आता है। तो यह हमें विशेष ध्यान करना है। अब एक अंतिम बिंदु के साथ मैं इसको पूर्ण करूंगा। यहां पर एक वैदिक विधि आती है योग करने की। यह वैदिक विधि बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जब किसी अंकों का योग 9 तक आता है तो उसे बिना हासिल कहते हैं, और जब कोई योग 9 से ऊपर आना यानी 10 और उससे ऊपर आता है तो वह हासिल के रूप में यहां पर उसको अपन ग्रहण करते हैं। यहां पर मैं एक संख्या लिखता हूं 8715, 2632, 3806। अब इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या है और इसको हमको जोड़ना है, तो वैदिक विधि में क्या कहा जाता है, यहां पर जब संख्या जब योग होगा, योग जब भी 9 से ऊपर चला जाता है, 10 पे चला जाता है, तो एकाधिकेन पूर्वेण अगले स्थान पर लगा दिया जाता है, उसी संख्या के आगे उस लगा दिया जाता है। जैसे यहां से अपन देखते हैं 5 और 2 जोड़ेंगे तो योगफल आया 7, एक ही अंक में है। 7 में फिर आगे आगे अपन जोड़ेंगे 2, 9 एक ही अंक में है। 5 और 2 7, 7 और उसमें यहां पर जैसे ही अपन ने 6 जोड़ा, 6 जोड़ते ही यह हो गया 13। तो 13 में से अब अपने को 3 ही याद रखने हैं, और जैसे ही वो 13 हुए थे वह एक चिन्ह यहाँ पे लगता है एकाधिकेन पूर्वेण। तो अब हमारे पास केवल कितना रहा 3, और फिर अपन 3 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आ गया 6। ठीक, पुनः यहां से शुरू करेंगे और फिर से जब योगफल 9 से ऊपर जाएगा तो उसका जो चिन्ह है वो अगले स्थान में अपन ले जाएंगे। तो 1 और 3 4, और ये एक गिन लेना है 5, और यहां जैसे अपन जोड़ते हैं कि ये हो जाता है 14, यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण, और जो 4 बचा वो यहाँ योगफल ले लेंगे। जैसे यहां जाएंगे तो 7 और 6 13, एकाधिकेन पूर्वेण, अब 3 ही याद रखना है। 8 और 3 कितने हुए 11, तो फिर अपने को एकाधिकेन पूर्वेण याद रखना है और एक ही लेना है। अब इसको 5 और 1 यहाँ पर 6 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपन योग करते हैं यहाँ अपने को कहीं कुछ करना नहीं है। 8 और 3 11, 11 और 4 15, या 8 और 2 यहाँ पर 10 हो गए, तो यहाँ 0 रख करके एकाधिकेन पूर्वेण हो गया 0। 3 और 1 यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया 1। अब सामान्य तरीके से भी अपन जोड़ते थे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 16, 16 का 6 हासिल 2, 5 और 9 14 का 4, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 7 और 6 13, 13 का 3, 8 और 3 11 का 1, या 4 1 5, 8 और 3 11, 11 और 4 15, यहाँ एक त्रुटि होगी। तो इस तरीके से 8 और यहाँ पर ये 3 यानी 11 एक ही लेंगे, उसको यहाँ पर अपन जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 5 हो गए, और ये जो एकाधिकेन था वो इस प्रकार से हो गया। तो यह वैदिक विधि भी इस मेथड को से सीखना बहुत श्रेष्ठ है। इससे हम कितनी भी बड़ी जोड़ है बिना त्रुटि से उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभ्यास जरूर इसमें लगेगा, थोड़ा आप अभ्यास कर लीजिए। इस योग क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज है इतने अंकों का योग। आपने अगर इतने अंकों का योग कंठस्थ करवा दिया तो उसके लिए यह बहुत आसान रहेगा। एक और तथ्य यहां पर आता है, जैसे छोटी कक्षा में ध्यान में आता है, छोटी कक्षा में मान लीजिए कि आप योग सिखा रहे हो और आपने इस प्रकार से 3 संख्याओं का
हासिल वाली संख्या का योगफल आपने दे दिया। तो कभी कभी यहां पर क्या होता है, जैसे 9, तो जब अपन उसको उंगलियों से योगफल सिखाते हैं तो उसको वो बालक यहां से कहते हैं 9 से गिनवा दे उसको, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 4 गिनता है वो, 1 2 3 4, फिर 2 गिनता है, 1 और 2। तो इस प्रकार से यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये हो गया 15 का 5 हासिल, 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। इस तरीके से यहां पर ये अपन करते हैं। तो यहां पर एक ध्यान रखना है कि जैसे अपन बड़ी कक्षा में या थोड़ा सा बालक जब समझदार हो जाता है तो उसको कुछ अभ्यास कराए। जैसे 9 कहे तो 9 के बाद अपने को 10 से गिनना है, जैसे 10 11 12 और 13। ये आपके 9 में 4 का योगफल हो गया और ये योगफल आ गया। फिर 2 ही गिनना है, 13 से आगे 2 ही गिना उसको, ठीक है। तो 14 और 15 सीधा योगफल हो गया। तो मान लीजिए कि पहला जो अंक लिखा है 7, तो 8 से उसका गिनना बताइए। अगर आगे से लिखा है 2, तो 3 से उसको जोड़ना बताइए। इसके लिए जोड़ भी सरल हो जाएगी और उसको यह कार्य आसान भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जब अपन छोटे भैया बहनों को सिखाते हैं तो छोटे भैया बहनों को सिखाते हैं तब हम अधिकतम अपने उंगलियों में 15 या 16 से ज्यादा योग नहीं कर सकते। तो इस विधि से अगर हम योग सीखेंगे और सिखाएंगे तो यह बहुत ही कारगर होगा। इस तरीके से यहीं पर आज का ये क्लास विराम लेती है। नमस्कार।